नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या हो रहा है, कैसी सियासत, ये जरा देखिए कि वो परिवार हाथरस का कराह रहा है, कहर टूटा है उस परिवार पर। दरिंदगी का शिकार हुई वो बेटी, न्याय उसे मिलना चाहिए, मगर सियासतदां को अपनी सियासत से सरोकार है। और आज यही होता दिखा। सुने होगी ना आपने वो कहावत, लाश पर राजनीति। क्या इसी को कहते हैं, लाश पर राजनीति? जब परिवार दर्द से तड़प रहा हो, बेटी बिना हल्दी लगाए इस दुनिया से चली गई हो, जीते जी उसे मुकम्मल इलाज न मिल पाया हो, उसको लेकर उपचुनाव जीतने निकल पड़ी पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी सड़क पर, कैमरे बुलाकर। क्या यह फैशन शो जैसा आरोप लगाया जा रहा है? क्या इस राजनीति के जरिए न्याय मिलेगा या फिर न्याय इस सियासत के शोर में कहीं दब जाएगा? यह बड़ा सवाल है और मैं पूछूंगा आज अपने मेहमानों से कि यह बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम थी जो आज दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर दिखाई दी, या फिर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश? देखिए ये रिपोर्ट। हाथरस के नाम पर हाई वोल्टेज ड्रामा। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। पैदल मार्च बहाना, उपचुनाव है निशाना। ये राजनीतिक इनका सफर है, ये इनका दृष्टिकोण है, यही इनके सिद्धांत हैं। और जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। सड़क वाली सियासत से मिलेगा न्याय? मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी बीएसपी के आरोपों में कितना दम? कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। अपराधियों के तो होर्डिंग पोस्टर लगे, साथ में जिम्मेदार अधिकारियों, मंत्री के भी लगने चाहिए, तभी इन बच्चियों का और हमारी माँ बेटियों का सम्मान बच पाएगा। हाथरस बहाना है, वोट हथियाना है। आपको अगर लग रहा हो कि ये बेटी को न्याय दिलाने के लिए या रेप रुक जाए इसके लिए, दरिंदे डर जाए इसके लिए ये सड़क पर सियासत थी, तो शायद आप सही ना हो, गलत हो। क्योंकि फिर अगर ऐसा हो रहा होता तो राजस्थान में भी ये हो रहा होता, जिसका जिक्र कर रहे थे सिद्धार्थनाथ सिंह। वहां भी दो बहनों को कई शहरों में घुमाकर रेप किया गया है, ये आरोप दोनों बहनों ने लगाए हैं। मगर वहां ये सब कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वहां उपचुनाव नहीं है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 1-1.5 साल बाद। मेरे साथ आलोक अवस्थी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, AK जैन डीजीपी, पूर्व डीजीपी, अरुण राजभर SBSP के नेता, धनवीर चौधरी BSP के नेता हैं। सब पार्टियों को हमने बुलाया है आज कि क्या इस सड़क वाली सियासत से रुक जाएगा रेप? बताइए। अनुराग भदौरिया साहब, आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि वरना आप बेचैन हो जाते हैं, थोड़ी देर तक चुप नहीं रह पाते। लेकिन 1-1 मिनट सबको फर्स्ट राउंड में प्लीज उसका ध्यान रखिएगा।
अब मुझे लगता है कि अगर खाली भारतीय जनता पार्टी को आज बुला लेते, उनसे इतना ही पूछ लेते कि आप ये बताइए कि रात के अंधेरे में आपने बिना माँ बाप के परमिशन के, माँ चिल्लाती रही मुझे बेटी का चेहरा दिखा दो, और आपने उसका दाह संस्कार कर दिया पेट्रोल डाल के। ये क्यों कर दिया? बस इतना उनसे सवाल पूछ लेते, किसी दल को बुलाने की जरूरत नहीं थी। दूसरा सवाल उनसे ये पूछ लेते, लगातार उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं के अत्याचार में हम नंबर 1 पे हो गए, ये हमारी कामयाबी है। पूछ लेते उनसे ये भी पूछ लेते कि लगातार जिस बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो बच्चियों के साथ जब कोई उनसे मिलने जाता है, समाजवादी लोग जाते हैं तो लाठी मार के सर फोड़ देते हैं, आप लाठियां चलाने लगते हैं आप। कहां है आपकी भारतीय जनता पार्टी की नेता जो चिल्लाया करती थी बहुत, आज वो वहां पे मिलने जाने को तैयार नहीं? कहां आपके मुख्यमंत्री जी इतनी लंबी लंबी बातें करते थे, और बीजेपी के नेता क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने फोन पे बात की है परिवार वालों से। मुख्यमंत्री जी की बात करने से क्या वो बच्ची वापस आ जाएगी? क्या उनकी इज्जत वापस आ जाएगी? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? दलित नहीं, एक सेकेंड और, दलित, कमजोर, मजदूर बच्ची अगर होगी, उसके साथ अन्याय होगा तो आप आंख बंद कर लेंगे। लेकिन अगर बड़े घर की है, नाम है, सम्मान है, शोहरत है, दौलत है, तो उसको वाइस सिक्योरिटी दे देंगे। ये आपका कला है। ये आपने ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसी राजनीति करनी चाहती है भारतीय जनता पार्टी? डूब मरो, शर्म से डूब मरो। अगर इंसानियत है तो उत्तर प्रदेश में मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। आपको शर्म नहीं आती है तो ना आए, आप किसी लायक ही नहीं बचे हो। हम कहते हैं योगी जी आप रिजाइन करो, चले जाओ, बस की नहीं है। आपका समय हो गया, अब 1.25 मिनट के करीब हो गया आपका। बढ़ता चला जा रहा हो, लगातार हत्याएं हो रही बच्चियों के साथ, और आप उसको ढकने में लगे रहते हैं। और ठीक इनके नहीं, एक सेकंड और, इनके प्रमुख, मैं दोबारा आऊंगा। मेरे पास 6 मेहमान हैं, मुझे सबको एक एक करके ले रहा है। नहीं, दोबारा आऊंगा सर, दोबारा आऊंगा आपके पास, डोंट वरी, आई विल कम अगेन। ओके, आलोक अवस्थी जी, आपका 1 मिनट। रात के अंधेरे में शवदाह क्यों? बिलखती मां को हल्दी लगाने का मौका क्यों नहीं? जीते जी मुकम्मल इलाज क्यों नहीं? क्यों नहीं 14 सितंबर को केस दर्ज होता है? क्यों? बहुत सारे क्यों हैं आपके पुलिस पर। अजय जी, समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता बहुत चिल्ला चोट कर रहे थे। पूछिए इनके नेता कहाँ हैं? अखिलेश यादव कोविड-19 के भी उसमें आज वो लंदन में घूम रहे हैं। ये तो इनके नेता का, उनकी पार्टी का चरित्र है। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी आज जो है, आज चुनाव है, उपचुनाव प्रदेश के अंदर, तो आज वो सक्रिय हो गए हैं। लेकिन उनको क्या जयपुर में स्कूल जा रही बच्चियों पे गैंग रेप हुआ उस पर नहीं कुछ बोलते? 12 में नाबालिग बेटियों के साथ अपहरण करके बलात्कार किया राजस्थान में, उस पर नहीं बोलते? अजमेर में महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उस पर नहीं बोलते? 4 साल की बच्ची पर गैंग रेप हुआ, उस पर नहीं बोलते? क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। और अशोक गहलोत बेशर्मी से वहां पर बोलते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी। आप बताइए, नाबालिग लड़की मर्जी से गई थी? नाबालिग लड़की नाबालिग होती है। आलोक जी, तो क्या वहां पर बहुत सारे बलात्कार हुए राजस्थान में, इसलिए यूपी का बलात्कार ठीक है? तो रिपोर्ट क्यों लिखाई गई? नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या कि क्योंकि राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, यूपी में बलात्कार हो रहे हैं, हिसाब बराबर? हम इस बात का बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते। और जहां तक हाथरस की बात आई है, आज एडीजी एलओ का बयान आया है, उसमें साफ साफ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बलात्कार सिद्ध हुआ है, और ना ही एफएसएल की रिपोर्ट से आया है, ना ही उसमें कोई रिपोर्ट आई है बलात्कार की। तो बलात्कार की बात तो हो गई ना, असत्य मारी है, गई ना बच्ची। लेकिन हमने फिर भी लड़की के बयान के आधार पर बलात्कार 14 तारीख को उसके मामले को दर्ज नहीं किया ना पुलिस ने। बिल्कुल गलत हुआ। कहती रही पुलिस ने कि बहाना बना रही है लड़की, पड़ी हुई थी जमीन पर, तड़प रही थी वो। तो 14 तारीख को मामला, वो पुलिस वाले आज भी मौजूद हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं, वहीं टिके हुए हैं, वो बेशर्मी से हंसते हुए। नहीं, आप आलोक अवस्थी जी, वो पुलिस वाले दर्ज हुआ था, आप सुन लीजिए, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा वक्त आपको दे रहा हूं क्योंकि सवाल बड़े हैं। मुकदमा दर्ज कराया था, उसने कहा था गलत दबा के मेरी बेटी को मारा है। उस दिन कोई बलात्कार की बात नहीं आई थी। बलात्कार की बात तब आई जब लड़की अनकॉन्शियस थी। 4-6 दिन बाद जब होश में आई है, उसने कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, 3 लोग अन्य थे। हमने उसी दिन बलात्कार का मुकदमा लिखा और उन चारों को पकड़ के रखा हुआ है, और चारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा भी दिलाई जाएगी, और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 14 तारीख को बलात्कार की बात उनके परिवार ने नहीं करी थी, उन्होंने खाली मारपीट और गला दबाने की बात कही थी। मुकदमा वही कायम हुआ था, और मुलजिम भी सिर्फ एक था उस दिन, संदीप सिंह। उसके बाद लड़की के बयान के आधार पर 6 दिन के बाद हमने, जो लड़की ने बयान दिया कि मेरे साथ गलत काम भी हुआ है, 3 अन्य थे, तो हमने बलात्कार मुकदमा दर्ज किया है। तो कृपया उसको 14 तारीख से मत जोड़ा जाए। 6 दिन बाद लड़की के बयान के आधार पर जो मुकदमा कायम हुआ उस पर जोड़ा जाए, और हमने गिरफ्तारी की। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, तो आपके लिए ये अन्याय, ये तड़प उस बेटी की,
ये उसकी दर्दनाक मौत एक सियासी मौका है। उपचुनाव से लेकर 2022 के चुनाव तक के लिए आपको लगता है कि इससे हम उभर जाएंगे, यूपी में दिखाई दे जाएंगे हम? आप लोग अब अजय निर्बाध रूप से मेरी बात सुन लीजिएगा, बोलिएगा मत। आपसे हमें यही उम्मीद थी और यही आपने कहा, अच्छी बात है। पहले भी आलोक अवस्थी ने कहा था, फिर दूसरे प्रवक्ता ने कहा। सच बात यह है कि हम आज आपका राजनीतिक जवाब कोई नहीं देंगे, मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी जी ने आपके चैनल पर कहा, सब पर कहा कि मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं। अगर आपको उसमें भी राजनीति नजर आ रही है तो भगवान आपका भला करे और भगवान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भला करे। आपकी पूरी पार्टी सड़क पर राजनीति कर रही थी। अगर आप राहुल गांधी का ड्रामा कर रहे अरे थे, भाई आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं देंगे। नहीं राजनीतिक देखिए ऐसा है, कैमरे को बुला करके तो आप कैमरे को बुला करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं है आपके रहते हुए। आप पहले बीच में सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। अगर आपको बीच में बोलना है तो मुझे क्यों बुला रहे हैं आप आलोक अवस्थी को क्यों बुला रहे हैं? आप ही अपना कर लीजिए ना। जो बोलिए वो सही बोलिए, गलत मत बोलिए। वो ही सही बोल रहा हूं, सही बताइए। झूठ कि आपके लिए ये सियासी मौका है। कोई मरे तो मरे, कोई मरे तो मरे, आपके लिए सियासी मौका है। अगर तुमने नहीं सुना है तो एक बदतमीज इंसान भी हो, झूठे भी हो, बेवकूफ भी हो। और ये बदतमीजी सुनील राजपूत, ये तू तड़ाक और बदतमीजी बंद करो। अरे सुनील राजपूत, पहले बोलना सीखो, पहले बोलना सीखिए, फिर प्रवक्ता बनिए। बोलना सीखिए पहले, बोलने का शऊर नहीं, बोलना आता नहीं, जवाब सूझता नहीं, और तू तड़ाक पे आ जाते, तू तड़ाक पे आ जाते। तुम सीखो, बोलना नहीं आता। बयान अगर तुम्हें नहीं सुनाई बंद कीजिए बोलना नहीं आता है तो उठ के जाइए। आप जैसे लोगों से पार्टी नहीं चलेगी कांग्रेस की, इसीलिए कांग्रेस का ये हश्र हुआ है। बोलना नहीं आता, तू तड़ाक पे आ जाते, सवाल का जवाब नहीं तो तू तड़ाक पे। सुनील राजपूत, बोलना सीखिए, फिर प्रवक्ता बनिए। कांग्रेस को डुबाने का इरादा है तो जाके डुबाइए। यहाँ ये भाषा नहीं चलेगी, यहाँ तू तड़ाक की भाषा नहीं चलेगी। सुनील राजपूत, बोलना सीखिए, अरे बोलना सीखिए, फिर प्रवक्ता बनिए। और जो भाषा तुम इस्तेमाल कर रहे हो, बदतमीजी पे उतरना, बदतमीज बोलते हैं। अरे ये भाषा होती है एक पार्टी के प्रवक्ता की? दुत्कार है, अरे दुत्कार है आप पर। बदतमीज हो, अगर बोलना नहीं आता है तो जाइए यहां से, उठिए। नहीं अभी उठिए, आप उठिए। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपकी बदतमीजी के लिए नहीं है, आपकी बदतमीज भाषा के लिए नहीं है। ये यहां सवाल जवाब होते हैं, हिसाब किताब होता है। सुनील राजपूत, पहले बोलना सीखिए, फिर आइए यहां पर, फिर प्रवक्ता बनिए। हैरानी नहीं कि कांग्रेस का ये हाल है, जहां ऐसे लोग बैठे हो, ऐसे लोग, तू तड़ाक, बदतमीज की भाषा, बोलना आता नहीं। उठिए सुनील राजपूत, चले उठिए। आप निकलिए यहां से, आप उठिए यहां से, आप उठिए यहां से। अरे आप उठिए, भाषा देखिए अपनी, उठिए यहां से। आप जैसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। आपको डुबोना है, कांग्रेस को डुबोइए भाई, शौक से डुबोइए और डुबोइए। बचा क्या है कांग्रेस में? आप जैसे लोगों की वजह से, ऐसे ही लोगों की वजह से कांग्रेस का तो यह हाल है। ये गुरूर, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। जो कांग्रेस का भाषा नहीं बोलनी आती, प्रवक्ता बन गए। तू तड़ाक की भाषा। सुनील राजपूत, मैंने कहा होश में आइए, अरे होश में आइए। जमीन निकल गई पूरी। गांधी को और सोनिया गांधी को, अरे गांधी को कुछ कहो। मैं बोल रहा हूं कि गेट लॉस्ट। ऐसी भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। ये टेलीविजन चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं, यूपी का सबसे बड़ा शो है। ऐसे बदतमीज जाइए आप। धन्यवाद सुनील राजपूत, जाइए यहां से। धन्यवाद। आपकी भाषा का इस भाषा का नहीं, इस भाषा की कोई जगह नहीं है यहां पर। ये तू तड़ाक और बदतमीजी नहीं चलेगी यहां पर। छोड़िए आप इस प्लेटफॉर्म को, जाइए यहां से। बोलना आता नहीं, प्रवक्ता बनने चले। सवाल पूछो तो तू तड़ाक की भाषा। पार्टी को डुबो दिया, एक नेशनल पार्टी को डुबोने वाले ऐसे ही लोग हैं। देखिए इनको, पहचानिए इस चेहरे को। कांग्रेस जैसी पार्टी का हाल अगर हुआ है ये,
तो इसके किरदार कौन कौन है यहां पर? सवाल का जवाब नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत, धन्यवाद। अगर पहले आपको जिस दिन बोलना आ जाए, जिस दिन बोलना सीख ले, उस दिन प्रवक्ता बनकर यहां आइएगा, तब तक आपके लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। खबरदार, खबरदार। यहां हम संवैधानिक भाषा में बात करते हैं, संसदीय भाषा में बात करते हैं, हम सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र में सवाल और जवाब का यह तंत्र होता है। आपको भी हक है सवाल पूछने का, पूछ रहे हैं आप भी। हमारा हक है सवाल पूछने का, हम पूछेंगे, जवाब है तो दीजिए। लेकिन यह बदतमीजी, यह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं चलेगा। सॉरी, नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट धनवीर चौधरी जी। धनवीर चौधरी जी, बिल्कुल सही सवाल हैं। मैंने खुद पूछे आलोक अवस्थी से कि हाथरस की पुलिस पर कई बड़े क्यों लगे हुए हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे हाथरस की पुलिस को भी, लेकिन लास्ट पर इस तरह की राजनीति, सड़क पर जो आज ड्रामा दिखाई दिया, ओ कैमरा इधर बुलाओ। आप सुन रहे हैं क्या मुझे? सुन रहे हैं क्या मुझे आप सुरेंद्र राजपूत? माफ कीजिएगा। हाँ, सुन पा रहा हूं। धनवीर चौधरी जी, सुन पा रहा हूं जी। धनवीर चौधरी जी, कि इस तरह का ड्रामा, कैमरा इधर आओ, देखो आप गिर रहे हैं, पूरी पार्टी सड़क पर उतरकर यहां से वहां तक ड्रामा चल रही है, परिवार पे कहर टूटा हुआ है। क्या इससे रुकेगा रेप? क्या सबको मौका मिला शासन का, रेप क्यों नहीं रुक पा रहा? ये दरिंदगी तो दिल्ली में भी हुई थी 2012 में 16 दिसंबर की रात, सबसे भयानक दरिंदगी, क्यों नहीं रोक लिया उसके बाद? क्या इस तरह की सड़क छाप सियासत से धनवीर चौधरी रेप रुक जाएगा, या अपनी सियासी दुकानदारी में लग गए सभी लाश पर? धनवीर चौधरी प्लीज। अजय जी, ये 60 साल का कांग्रेस का कुशासन था, जो ये मनुवादी शक्तियां शासन में आईं, अगर इन्होंने इन दलितों के, गरीबों के, मजदूरों के आंसू कांग्रेस ने 60 साल में अगर पहुंचे होते तो उत्तर प्रदेश में इनके पास दरी बिछाने लायक जगह मिलती। लेकिन आज प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी ने सड़क पर जो नौटंकी की है, ऐसी उम्मीद इतनी बड़ी पार्टी से नहीं है। ये देश में जो दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इस देश के गरीब आदमी के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, ये ऐसे लोगों के लिए जो पीड़ित लोग हैं, ये दोनों पार्टियां एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। उत्तर प्रदेश की बजाय अगर प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजस्थान में कूच करती और अपने मुख्यमंत्री से पूछती कि वहां पर 2 बेटियों के साथ बलात्कार कैसे हुआ, तो ये ज़्यादा उचित होता। लेकिन अजय जी, इसमें मैं हाथरस पर लौट करके आऊँगा। जब उत्तर प्रदेश की सरकार रक्षक की जगह भक्षक बन जाए और शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग रात को 12 बजे, 2 बजे एक बेटी के मिट्टी को भी अगर सही तरीके से संस्कार नहीं करा सकते, तो ये सरकार को राम राज्य लाने का, कहने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि किसके इशारे पर ये रात को 2 बजे बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया गया, और किसके इशारे पर 8 दिन तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, और किसके इशारे पर ये सारा खेल हुआ? ऐसे कौन जिम्मेदार लोग हैं जिनको इस केस में, इस पीड़ित पक्ष में जो है एक बलात्कारियों ने बलात्कार किया, और उसके बाद में जो शासन और प्रशासन के इशारे पर उस डेड बॉडी के साथ जो कृत्य हुआ है, वो भी बड़ा दुखदाई है। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है, और सरकार किसको सजा देगी? एक जैन साहब, बहुत सियासी तूतू में का सिलसिला हो चुका है, हम देख रहे हैं। अब सारी बातें केवल सियासी अंदाज में हो रही हैं। मैं आपसे एज ए पेशेवर, प्रोफेशनल पुलिस पर्सन, आप खुद आपने अगुवाई की है पुलिस महकमे की, हमें समझाइए कि कहां कहां मिस हैंडलिंग हुई है, कहां कहां पुलिस ने गलतियां की है, यहां पर जो इतने सारे इल्जाम, इतने सारे सवाल पैदा हो रहे हैं हाथरस में। देखिए, मिस हैंडलिंग चंदपा थाने से शुरू हुई है। जब घटना घटित हुई, जिस प्रकार की चोटें लड़की के हैं, जो इसमें
नेक पर भी इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजरी है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट दिखती होगी। एक दलित लड़की है, इन पे बड़ी संवेदनशीलता की आवश्यकता थी। तत्काल सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को बताना चाहिए था, लेडी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए था, सारा प्रकरण को समझकर और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और उसको मेडिकल एग्जामिनेशन तुरंत होना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज में सीधे भर्ती होना चाहिए था अलीगढ़ में, और अगर लग रहा था कि वहां पर इलाज ठीक नहीं हो पाएगा तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उसको दिल्ली पास में ही है, एम्स में सफदरजंग में, तभी उसको एडमिट कराया जाना चाहिए था। ये तत्काल होना चाहिए था। और उसके बाद जिस तरह से शव का अंतिम संस्कार हुआ जैन साहब, क्या वो वाजिब था? नहीं, उसको वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को अगर इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं कि अगर कल इसको लेकर कोई बहुत बड़ा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, तो कभी कभी प्रदेश में 2-3 साल में एक बार ऐसा होता है कि रात में डीएम की अनुमति लेकर, सनसेट के बाद अनुमति जरूरी होती है, पोस्टमार्टम करा के और आर्टिफिशियल लाइट में और दाह संस्कार करा दिया जाता है, परिवार को साथ में कॉन्फिडेंस में लेकर। अन्यथा ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे रिश्तेदार सब मौजूद रहने चाहिए, सभी रिचुअल्स का पालन होना चाहिए और सबकी सहमति से होना चाहिए। जी, ओके। आलोक अवस्थी जी, बैक टू यू। आपके पास अब बहुत सारे सवाल हैं, अनुराग भदौरिया के भी सवाल हैं, जैन साहब ने भी पेशेवर। अनुराग जी, एक आलोक अवस्थी जी से रिस्पॉन्स लेना जरूरी होगा। आपके भी आरोप थे बहुत सारे, उनके भी जवाब और तमाम आरोपों के। आलोक अवस्थी जी। नहीं, अभी आरोप लगाए नहीं, थोड़ा और पूछ लूं फिर एक साथ। नहीं, एक बार आलोक अवस्थी जी की बात आता हूं मैं आपके पास। अनुराग जी आता हूं। जैन साहब की बात पर एक बात कर जी, जैन साहब की बात पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी। जो आपने एक सवाल उठाया कि रात्रि में शवदाह क्यों किया गया, मेरे पास कई ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो पूर्व सरकारों के हैं। आपको याद दिलाता हूं, लखनऊ के अंदर शियाओं का प्रदर्शन हो रहा था, मुसलमानों का। 3 लोग टायर जलाने में जल गए थे बुरी तरीके से, उनको दिल्ली सफदरजंग अस्पताल भेजा गया था और उनकी वहां मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हुई तो उसमें तत्कालीन आईजी मेरठ जो विक्रम सिंह साहब थे, वो जाके कस्टडी में लेकर के आए थे और उन्होंने उन लाशों को गाजियाबाद में और मेरठ में पूर्ण सम्मान के साथ दफनाया था। तो ये कई बार ऐसा होता है किसी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है, तो प्रशासन इस पर अपना निर्णय लेता है। और आपने देखा होगा कि अगले दिन सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कितना लाठीचार्ज और वहां पर जो घूमने चले हैं, ये उसका नतीजा है। अगर वो लाश लेकर के प्रदर्शन करते तो निश्चित बात है कि बड़ी हिंसा वहां पर हो सकती थी और उस हिंसा की परिणति ये होती कि जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, ये उपचुनाव के लिए इन्होंने फील्ड तैयार करी थी। ये उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के लिए फील्ड तैयार कर रहे थे, इनको तो वहां पे हिंसा करवानी थी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र जागर हुआ है, क्योंकि इन्होंने अगले दिन हंगामा किया है वहां पे और इनके 23 से अधिक आदमी जो है एफआईआर करी गई है। इस तरीके से तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने को लेकर खड़े हुए हैं। वहीं पर मैं पूछना चाहता हूँ, वहीं पे पूछना चाहता हूं, बीजेपी का असली चेहरा बलरामपुर में जो घटना हुई, जो बुलंदशहर में घटना हुई, जो आजमगढ़। अरुण राजभर, आप सुन पा रहे क्या मुझे? जी अरुण जी, आप सुन पा रहे मुझे? हम आपकी बात सुन रहे हैं, काफी देरी से सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं। बताइए, आपने संपर्क नहीं हो पा रहा था, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी। बताइए, आप चलाई जा रही है, बताइए कि कहां पर न्याय कैसे मिलेगा, रेप कैसे रुकेगा, इसका जवाब चाहिए हमें। सरकारें तो सबकी बनी, यहां पर अनुराग जी की भी बनी, धर्मवीर जी की भी बनी। देखिए, रेप क्यों नहीं रुक रहा? आप भी रह सकते देने वाले ही अगर अन्याय करने लगेंगे तो न्याय जीवन में नहीं मिल सकता है। हम रहे हैं सत्ता में, इस बात को मैं बता दूं, अगर दलित के बेटी की जगह अगर कोई गाय के साथ अत्याचार हुआ होता, गाय मरी होती, तो आज हिंदुओं के ठेकेदार जो घूमते हैं सड़कों पर, वो आज सड़क पर पूरे आग लगाते हुए पाए जाते। आज वो दलित समाज की बेटी थी। ये राजनीति का विषय नहीं है, क्राइम को भी जाति में मत बांटिए, अन्याय अत्याचार यही राजनीति है। सरकार को लानी चाहिए थी। अब सरकार अगर सोई हुई है, अगर कौम अगर सोई हुई है, तो उसको जगाने के लिए अगर विपक्ष आवाज उठा रही है, तो उस आवाज को भी दबाने का प्रयास
सरकार के अहंकारी नीतियों के साथ किया जा रहा है। ये तानाशाही रवैये के साथ जो काम चल रही है, एक दलित बेटी नहीं, एक जिले की घटना नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर 15 मिनट पर दलितों, पिछड़ों, वंचितों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार कहां काम कर रही है? अगर सरकार को मंदिर दिखाई दे रही है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंदिर चले जाए, मंदिर में जाकर के वो बेहतर तरीके से काम करें। उनके लिए सत्ता नहीं है, उनके लिए मंदिर बेहतर है। आप उत्तर प्रदेश के हालात को इस तरह खड़ा कर दिए हैं कि हर व्यक्ति आज सहमा हुआ है, हर व्यक्ति आज डरा हुआ है, हर व्यक्ति आज इस बात को महसूस कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई अमन चैन का कोई ओके नहीं सरकार। अरे आप बैठ करके आलोक अवस्थी जी इस बात को मत करो। पशुओं की तरफ पिछड़ों, दलितों की हालात पैदा कर दिया गया है। ऐसे बदतर हालात उस देश में कभी ऐसी किसी सरकार में नहीं हुई थी कि जो तानाशाही रवैये के साथ इस तरीके से बर्बरता के साथ किया जा रहा है। आज दलित समाज की बेटी के साथ इंसाफ दिलाने के लिए हर एक समाज, पूरे देश की जनता खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी बिल में घुसी हुई है। अधिकारियों के माध्यम से वो अपनी चिट्ठी पत्र, प्रेम पत्र भेजी जा रही है कि अधिकारियों से बुलवाई जा रही है कि तुम मेरा सवाल सुन लीजिएगा अनुराग जी। मैं धर्मवीर जी की बारी है वैसे, लेकिन अनुराग जी आपसे पहले ओके अरुण एक सवाल है मेरा। मैं आप सुन लीजिए अनुराग जी सवाल ये है कि इससे पहले 5 साल आपकी सरकार थी, उसके पहले 5 साल धर्मवीर जी की सरकार थी, उसके पहले की सरकारें तो कांग्रेस की ही रही है ज्यादातर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रेप क्यों नहीं रोक पाते आप लोग? आपकी सरकार भी इसी मुद्दे पर गई, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, अभी भी वही मुद्दा मैं देख रहा हूं, क्यों नहीं रुक रहा ये? देखिए, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में पहली बार इतिहास में नंबर 1 पे है। नंबर 1 आंकड़ा मैंने आज देखा कि नंबर 3 पे है। एक मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद नंबर 3 पे एक आंकड़ा मुझे बता रहे, पता नहीं आपके आंकड़े। बच्ची के साथ जरा सी हमदर्दी होती तो उसको उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाते और उसको एम्स में उसको इलाज करवाते तो शायद बच सकती थी। आपने ना उसको एयरलिफ्ट किया, ना एम्स में उसका इलाज करवाया। बेचारे अपने सोर्स से सफदरजंग में गए जहां इलाज हो नहीं पाया, वहां उसकी मौत हो गई। मैंने पहले बोला था समय कम होता जा रहा है। दलित की बेटी है तो कोई न्याय नहीं, मरती है तो मर जाए। अगर बच्चे अगर मां उसका मुंह बच सकती है तो ना देख पाए, हम जला देंगे उसको केरोसिन डाल के, तेल डाल के उसको जला दिया रात के 3 बजे। वो हिंदू संस्कृति कहां चलेगी? हिंदुस्तान की बेटी कहां चलेगी? भारत की बेटी कहां चलेगी? आलोक अवस्थी जी, आप ज्यादा ज्ञान देते हो बैठ के टेलीविजन पर। पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, दलितों, पिछड़ों में एक बात का जवाब आप लोग दीजिए ना। कई बार बेटियां जलती हैं, ये सियासी आग बवंडर उठता है, लेकिन रेप रुकता क्यों नहीं? धर्मवीर भारती, दरिंदे डरते क्यों नहीं? तो उसको आप जेल की सलाह पहुंचाएंगे। इसीलिए आपको सरकार चुन करके भेजा गया था। 24 करोड़ जनता ने इसीलिए चुना है। अपराधियों के लगे ऑल ऑडियो डाउन। 30 सेकंड मुझे दीजिए एके जैन साहब के लिए। ऑल ऑडियो डाउन प्लीज। एके जैन साहब, आई नीड सम रीजन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये राजनीति तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये क्राइम, ये दरिंदे क्यों नहीं डर रहे हैं भाई? ये पुलिस वाले बेशर्मी से हंसते रहते हैं जलती चिता के बाहर, लेकिन क्या यही वजह है कि ये दरिंदे बेखौफ रहते हैं? सरकारें तो सबकी बनी। जैन साहब प्लीज सजेस्ट। देखिए, बलात्कार एक ऐसी घटना है जिसको सीनियर मोस्ट ऑफिसर को उसका संज्ञान लेना चाहिए, और अगर वो उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाओं का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ये शासन के जो आदेश हैं उसका स्पष्ट उल्लंघन है। शासन के बड़े स्पष्ट आदेश इस संबंध में हैं, जो समय समय पर बहुत से मुख्यमंत्रियों ने निर्गत किए हैं। इसमें हर घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, त्वरित गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल टूट कर पड़ना चाहिए अपराधियों के ऊपर, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाना, एनएसए लगाना, बिल्कुल सही बात, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में समय इतना ही था। जैन साहब, मुझे भी लगता है, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर सरकार चाहती है, और जो चाहती है सरकार, ये सरकार के कदमों से साबित है, तो इस मामले में तमाम वो कसूरवार लोग, पुलिस वाले जो नजर आ रहे हैं, उन पर तो कड़ी कार्रवाई हो ही तुरंत। साथ ही इन दरिंदों को फास्ट ट्रैक के जरिए हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन के भीतर सजा दिलवाए, जैसा हो चुका है कई राज्यों में। बिहार में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।
ताकि लोगों को, इन दरिंदों को समझ आए कि वो अगर ऐसा क्राइम करेगा तो बचेगा नहीं, तुरंत हिसाब होगा। तभी शायद रुकेंगे ये दरिंदे जो हमारे आपके बीच, समाज के भीतर घूम रहे हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में। और जीनत के साथ जानते हैं इस वक्त की